हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था पार्ट 1 में नीट AIPMT के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 में मैंने कल 2006 से 2011 तक 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को जो नीट या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सिलेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको हमने ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो अब क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो पास में ही है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पर सबसे बेहतर प्रिपरेशन यही है कि अपनी प्रिपरेशन को चेक किया जाए थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या टेस्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज फर्दर 2011 से 2021 तक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक हो गया। तो देखो, कल मैंने 14 तक क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं जो कि गॉस थ्योरम पर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यूब इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, तो ये जो क्यूब प्रॉब्लम है, मैंने इसको एक अलग सा वीडियो में भी मैंने इस क्यूब प्रॉब्लम को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहते हैं तो सारे जो एक क्यूब प्रॉब्लम जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें एक पर्टिकुलर केस पूछा गया है। पर्टिकुलर केस क्या पूछा गया है कि जब चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर होगा तो बताना है कि फ्लक्स कितना पास होगा। देखो, सबसे पहले मैंने एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये क्यूब, अब चार्ज कहाँ सिचुएटेड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। ये एक क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक, ये क्यूब है और ये कह रहा है कि चार्ज कहाँ सिचुएटेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बात करें, चार्ज सपोज दैट यहाँ प्रेजेंट है, ये चार्ज पर यहाँ पर क्या है, चार्ज क्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। देखो, गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो एक चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो जो है ये जो चार्ज है ये क्या है, इनक्लोज नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सर्किट में लगती है। तो इनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक ऐसी ही क्यूब क्या करेंगे, इसके बगल में इस तरीके से और रख देंगे। ठीक है, एक ऐसे ही क्यूब हमने क्या करना है, इसके बगल में इस तरीके से और रख देना है। ठीक हो गया। तो कितने क्यूब हो गए, 2 क्यूब्स हो गए। ठीक, इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो देखो, हम इसको किस तरीके से सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको और ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मैंने जब मैं वीडियो समझा रहा था तो मैंने कहा था कि ढक दे मेथड क्या होती है, इसकी हेल्प से हम इस क्यूब प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ढक दे मेथड कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है उसे मुझे ढकना है, चारों तरफ से ढकना है। ठीक है, तो इस चार्ज क्यूब को ढकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब मैंने यहाँ रखा है, एक क्यूब ये है, 2 क्यूब, ये ग्राउंड पिक्चर बन गई। ये क्या बन गई है, ग्राउंड पिक्चर बन गई है। ठीक है, एक ये 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ इसके पीछे 4 क्यूब हो जाएगा, ये इसके ऊपर रखोगे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी एक ये 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर रखोगे ये 6 हो जाएगा, और इसके ऊपर रखोगे तो 7 हो जाएगा, और इसके ऊपर रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 8। ठीक है, तो इफ चार्ज रिसाइड्स कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, तो हमको कितने क्यूब एक्स्ट्रा रखने पड़ रहे हैं, 7 क्यूब रखने पड़ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, किसी एक क्यूब से पूछ रहा है, चार्ज एट इट्स कॉर्नर व्हाट इज अ क्यूब। तो देखो, हम क्या जानते हैं, जो 8 क्यूब है, 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये गॉस लॉ लगा सकते हैं अब हम, क्योंकि चार्ज पूरा सिमेट्रिकली क्लोज हो गया है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब, और हमसे एक क्यूब से पूछ रहा है। तो एक क्यूब से कितना पास होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट।
Q by 8 epsilon naught is the flux passing through a cube when charge lie at the one corners of the cube। ठीक है, तो बहुत इंपोर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर चार्ज एक कॉर्नर पर होगा तो कितना फ्लक्स पास होगा एक क्यूब से, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। आप क्यूब प्रॉब्लम वाली वीडियो को भी सर्च कर सकते हो कि चार्ज फेस में होगा तो कितना होगा, ठीक है, एज में होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये अब देखो AIPMT मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। टू मेटेलिक स्फीयर है, देखो टू मेटेलिक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा वाला है इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये हमको ऐसा पढ़ के चला। आर चार्ज, इसमें जो चार्ज है देखो ये इसमें दे रखा है -2 कूलम, और इसमें जो चार्ज है ये 10⁻⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली। अगर हम इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। तो देखो होता क्या है, ये शेयरिंग है। ठीक है, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज से क्वेश्चन आया है। शेयरिंग ऑफ चार्ज से क्या होगा, देखो व्हेन यू कनेक्ट द कनेक्टिंग वायर देन द चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ठीक है, जब तक इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल इक्वल होगा तभी तक क्या होगा, ये चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर हो चुका है। तो आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जो दोनों में जो चार्ज है ट्रांसफर होने की वजह से देखो सपोज दैट इसमें Q1 डैश चार्ज आ गया और इसमें Q2 डैश चार्ज आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बड़े वाले पर पूछना है, बड़े मतलब जिसका रेडियस ग्रेटर होगा। तो हमेशा याद रखना कि हमको क्या पूछना है, Q2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा बताओ, Q1 प्लस Q2, एक ट्रिक की हेल्प से टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस। ठीक है, ये तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस कॉमन रहेगा। और हमसे बिगर वाला पूछ रहा है तो ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, बिगर वाले की रेडियस आ जाएगी। क्लियर हो चुका है। तो देखो Q1 कितना है, Q1 है -1 और ये 5 -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 × 10⁻⁻²। ठीक है, 4 × 10⁻⁻² करेंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। और R1 प्लस अगर R2 करोगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और इनटू अगर R2 की बात करूंगा, R2 कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और देखो अब तुम्हें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर में है और ये दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो Q2 आएगा, Q2 पे जो चार्ज आएगा 3 × 10⁻⁻² कूलम आ जाएगा। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 × 10⁻⁻² कूलम। ठीक है, 3 × 10⁻⁻² कूलम, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन बिगर स्फीयर में कितना होगा, 3 × 10⁻⁻² चार्ज। ठीक है, और ठीक है, एक क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, अगर हमसे क्या पूछेगा, ठीक है, आपको ये बताना है मुझे, चार्ज ऑन स्मॉल स्फीयर में कितना होगा। ठीक है, चार्ज ऑन स्मॉल स्फीयर में कितना होगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो टोटल चार्ज में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, टोटल रेडियस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस क्या आ जाएगा, रेडियस फर्स्ट वाले की आ जाएगी। तो इसमें वैल्यूज रख के आप अपने आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो 2012 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब देखो फिर से एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन 2012 में ही प्री AIPMT में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट बी प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। ठीक है, इट एक्वायर अ पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है। देखो इस तरीके की कुछ बात कह रहा है हमसे, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, P है। हमसे कुछ ऐसा कह रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी 0 कह रहा है व्हेन थीटा इक्वल टू 90, ये तो पता ही है। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया। तो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है हमारे पास PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क क्या लगता है, P sin थीटा लगता है, या P क्रॉस E भी लिख सकते हो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -PE cos थीटा।
ठीक है, माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टॉर्क। पहले क्या पूछ रहा है? पहले टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले टॉर्क पूछेगा तो क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा, और फिर पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पीई साइन थीटा और माइनस पीई कॉस थीटा, जो कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। टॉर्क कितना होता है? पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी कॉस थीटा। क्लियर हो चुका है? तो ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखो, ये भी क्या 2012 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास, ये भी क्या है? 2012 में ही है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है? AIPMT, ये भी 2012 में ही पूछा गया है। देखो 2012 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पोटेंशियल से है। देखो 4 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं और यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। ठीक है, और ये कितना है? ये 2Q है, और ये क्या है? ये भी क्या है? ये 2Q है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? और साइड कुछ नहीं दिए तो हम साइड क्या ले लेते हैं? ए मान लेते हैं इसकी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो बिटवीन रिलेशन बताना है Q और Q के बीच में, फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज जीरो। तो ये हिंट हमको दे रखा है कि स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है वगैरह। ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या दिया है? रिलेशन निकालने के लिए हमको बोल रहा है। बिना इसके हम रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। तो सपोज दैट देखो हमको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ और इसको भी मैं x मान लेता हूँ। ये सारी डिस्टेंस जितनी भी है इन सबको मैंने क्या मान लिया है? इन सबको मैंने x एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं वन, अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि हमको क्या होगा? देखो ये ओरिजिन पर पोटेंशियल कौन कौन देगा। ठीक है, ओरिजिन पे कौन देगा? ये भी देगा, ए वाला भी देगा, बी वाला भी देगा, सी वाला भी देगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? पोटेंशियल एट जीरो है। अब ऊपर पोटेंशियल कौन देगा बताओ? ए वाला चार्ज भी देगा, बी वाला चार्ज भी देगा, सी वाला चार्ज भी देगा और डी वाला चार्ज भी देगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू क्या होता है? देखो पोटेंशियल ड्यू टू एट आर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R होता है, KQ/R होता है। और ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है कि पोटेंशियल की अगर जहां भी बात होगी तो वहां आपको क्या करना है? साइन को क्या लेना है? विथ चार्ज का साइन, विथ चार्ज को विथ साइन लेना है, विथ साइन लेना है, विथ साइन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ये की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? के विथ साइन लो, माइनस क्यू अपॉन एक्स मान लेते हैं, प्लस बी की अगर बात करेंगे के क्यू माइनस लेना है अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस बी सी की अगर बात करेंगे के प्लस 2Q, और कैपिटल और स्मॉल क्यू में भी तुमने एक ही जैसा मत बनाना, ये हो जाएगा x हो जाएगा। और अगर हम D वाले की बात करेंगे K2Q अपॉन ये हो जाएगा x, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल पोटेंशियल क्या है सेंटर पर? 0। ठीक हो चुका है। अब देखो K, देखो जब तुम इसे कॉमन लोगे K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा। सारा एलसीएम लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद स्टेप में सीधे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो q और ये q है ना। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे q और माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो अब हमारे पास क्या बचा है? ये माइनस क्यू और माइनस क्यू प्लस 2Q और प्लस 2Q इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, ये देखो इसमें से क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, Q माइनस क्यू प्लस 2Q, Q आ जाएगा, और इसमें से भी क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। और देखो दोनों स्मॉल, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस ये Q आ जाएगा और ये Q आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो करेक्ट आंसर है Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस Q, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q इक्वल टू माइनस क्यू इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो क्वेश्चन खुद हमसे बोलता है कि ऐसे करो करके। Q इक्वल टू क्या है? माइनस क्यू। Q इक्वल टू माइनस क्यू, जो कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे चांसेस। ठीक है ना,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर आगे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। 2000 नीट यूजी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। हमको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी सी पॉइंट्स में क्या होगा। तो इसके लिए हमको पता है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन जानते हैं, ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और ये माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ पा रहे हो, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम एट ए पर भी मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ए में सबसे कम होगा क्योंकि सबसे दूर, सबसे डिस्टेंस ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और अगर देखो मैक्सिमम एट बी, ठीक है, मैक्सिमम एट बी और मैक्सिमम एट सी, देखो सी भी नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर जो होता है पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो देखो सबसे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे पास पॉइंट कौन है, बी है, तो इसका जो होगा ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कहां पर होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, एट पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखो इतना आसान सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट 2013 में। क्लियर है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैक्सिमम एट बी। ठीक है, क्योंकि बी क्या है, सबसे नियरेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ 2000 देखो 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 20 क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखो कंडक्टिंग स्फीयर कहने का मीन क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर कहने का मीन क्या हुआ कि जो कंडक्टिंग मीन से ये हुआ कि इसकी रेडियस कितनी आ रही है। कंडक्टिंग कहने का मीन्स क्या होगा, जो खोखला, हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल, ये हुआ इसका मीनिंग। ठीक है, ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग स्फीयर कहते ही तुमको समझ जाना चाहिए। कंडक्टिंग सेल कहो या स्फीयर कहो, दैट मीन्स चार्ज क्या होगा, इसका सरफेस होगा, और अंदर क्या होता है, देखो अंदर से खोखला है, अंदर खोखला है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। पहले पोटेंशियल पूछ रहा है, तो अब हमको बहुत बहुत अच्छे से पता है, देखो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है हमारे पास, पोटेंशियल देखो कहीं भी जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू एट सरफेस। पोटेंशियल कहीं पे भी जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जितना सरफेस में होता है वही इनसाइड भी उतना ही होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो अंदर ही होगा। ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। और हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास जो सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, उस करेक्ट ऑप्शन को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो चुका है, तो देखो कौन सा है, पहले पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है तो के की वैल्यू रख दो 1/4πε0 q बाय r और 0। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े ध्यान से सीखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो इसी तरीके का ये है, देखो AIPMT, ये भी क्या है, ये भी 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 14 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी क्या है, AIPMT 2014 में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चन मैंने कल भी तुमको कराया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ है कि किसी भी रीजन में हमको पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल हमको दे रखा है कि ऐसे वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है हमको 2 कूलाम चार्जेस पर जो इन पॉइंट पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो x, y, z में भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, हमसे फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बताओ, पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। कल ही हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, E = -dV/dx। ठीक है, इस पोटेंशियल का x से इलेक्ट्रिक फील्ड का x से कंपोनेंट निकाल देंगे। तो देखो माइनस में अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले से तो 6 आ जाएगा।
ठीक है। दूसरे वाले टर्म से क्या आ जाएगा, 8y आ जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तीसरा वाला टर्म जीरो हो जाएगा -8y, और फोर्थ वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो सिर्फ हमको यही दो टर्म मिलेंगे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकालना है, 1,1,1 पर निकालना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। देखो -6 -8 करोगे तो कितना आएगा, -2, और -2 आएगा तो ये +2 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी करना है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी तरीके से आप वाई कंपोनेंट भी निकाल के दिखाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या होगा, -dv/dy होगा, ठीक है। तो Ey इक्वल टू इस माइनस को ऐसे रहने दो। y के रिस्पेक्ट में जब करोगे देखो फर्स्ट वाला टर्म 0 बन जाएगा, सेकंड वाले से आंसर आएगा -8x आ जाएगा, -8x आ जाएगा। थर्ड वाले टर्म से भी हमको -8 मिलने वाला है, और फोर्थ वाले टर्म से भी मिलेगा 6z मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 6z मिलेगा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब हमको कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, 1,1,1 पर निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा -8 और -8 16 और ये आ जाएगा -16 + 6 जो कि आ जाएगा -10, और ये आ जाएगा देखो Ey कितना आ जाएगा, 1,1,1 पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, इसी तरीके से Ez भी कैलकुलेट करना है। Ez कैसे कैलकुलेट करेंगे, Ez के लिए फिर से फॉर्मूला लिखो -dv/dz, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे तो Ez क्या आ जाएगा, -dv/dz करो, dv/dz करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे देखो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, तीसरा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें z है ही नहीं। सिर्फ फोर्थ वाले टर्म्स में से मिलेगा हमको 6y मिल जाएगा, और z का 1 हो जाएगा 6y। और हमको किस पॉइंट में पूछ रहा है, हमको किस पॉइंट में पूछ रहा है, Ez पूछ रहा है 1,1,1 पर पूछ रहा है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये -6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है वेक्टर के फॉर्म में कैसे आ जाएगा, EXI, x में कितना आ रहा था 2 x के डायरेक्शन, x के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप, ठीक है। y में कितना आ रहा है, y में कितना आ रहा है 10, और y के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप, और z में कितना आ रहा है -6, और z के अलोंग यूनिट वेक्टर e। तो कभी कभी जो क्वेश्चन है वो यही यहाँ पर, कभी कभी जो आंसर है वो इतना ही होता है, पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फोर्स पूछ रहा है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चाहिए होगा बताओ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, अब हमको इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हमको इसका क्या चाहिए बोलो, अब हमको इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड पता है अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर IJK के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140, लेकिन E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, 140 का रूट आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब हमको क्या करना है, देखो फोर्स निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE लगा देते हैं फोर्स निकालने के लिए। Q कितना है 2 कूलम, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, F इक्वल टू दे रखी है 2 इंटू E हमने निकाला है 140, ठीक है ना। तो 140 हमको निकाल रखा है। तो अब देखो इसमें तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, अब 140 के हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 7 जा और फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 13, इसके बाद 5 7 जा और 7 1 जा 7। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 235, ठीक है, 2 अंडर रूट 35। ये कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 2 इंटू 2 और अंडर रूट 35। तो कितना आ जाएगा ये, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 35 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो कल भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस सेक्शन से, और आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ रहा है,
4√35 आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ प्रेजेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का अप्रोच आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन की अगर अप्रोच आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फोर्स से निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर F = QE का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो इसका कौन सा हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो 2015, देखो 2015 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, 2015 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, हमको V दे रखा है, हमसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कराओ, अब यहाँ वेक्टर के फॉर्म में आंसर है। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, -dV/dx। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा बताओ, x के रिस्पेक्ट में करना, बाकी कांस्टेंट रहेगा सारा का सारा। तो ये कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा, -0 हो जाएगा ये, और 6y दूसरा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और तीसरा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां x है ही नहीं। ठीक है, वहां x है ही नहीं, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड टर्म में x है ही नहीं। ठीक है, तो x नहीं होगा तो सेकंड और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालना है उसको देख लो, 1,1,0। तो सिर्फ x y z, तो यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ x वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा EX। ठीक है ना, EX कितना आ जाएगा, -6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली देखो अब तुमको EY भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल x y z तीनों में डिपेंड कर रहा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, dV/dy करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dV/dy करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बता दो। डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो माइनस बाहर लगाओ, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी को कांस्टेंट ट्रेड करेंगे। तो पहले वाले टर्म से तो 6x आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म से -1 आ जाएगा, और तीसरे वाले टर्म से क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। क्या आएगा, 2z आ जाएगा। क्लियर हो चुका है, y का 1 हो जाएगा। तो अब EY निकालो, EY निकालो किस पॉइंट पे, 1,1,0। 1,1,0 में क्या आ जाएगा, देखो -6 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और z कितना आ रहा है, 0। z को कितना रखना है, देखो 6 × 1 6 -1। ठीक है, और z वाला 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये -5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट भी निकाल लो, -dV/dz होता है। ठीक है, तो माइनस को ऐसे रखो, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाओ। देखो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तीसरे वाले टर्म से हमको सिर्फ z का कंपोनेंट मिलेगा, जो कि क्या मिलेगा, प्लस का 2y मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 2y मिलने वाला है। अब हमको कहाँ पूछ रहा है वो, EZ कहाँ पूछ रहा है, 1,1,0 में पूछ रहा है। 1,1, क्या है, x, y, z। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये -2 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है, हमसे तो पूछ रहा है कि आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट और उसका यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, और z कंपोनेंट और उसका यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू रख दो। देखो -5 आ रहा है ना, ये EX कितना आ रहा है, EX कितना आ रहा है हमारे पास, EX माइनस आ रहा है, EY भी माइनस आ रहा है, EZ भी माइनस आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस को सबसे कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो अंदर क्या आएगा, अगर हम अंदर 6i कैप आ जाएगा, 6i कैप, और ये +5j कैप, और +2k कैप। ठीक है, +2k कैप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, 6i कैप +5j कैप +2k कैप, 6i कैप +5j +2k कैप, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऑप्शन नंबर हमको क्या हो रहा है, थर्ड में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं, बिल्कुल बेसिक से चलना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसी को हमने यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ठीक, इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये 100% रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये 2015 में है और 14 में लगातार रिपीट हुआ है, एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो 2015 में एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन आर एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। हमसे क्या कर रहा है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन की बात कर रहा है, किसी रीजन की बात कर रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड बाहर को निकल रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल सकती है। इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा था चार्ज। अब देखो ये इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है हमको ये बताना चाह रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा। जो चार्ज निकालने के लिए कहीं ना कहीं मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, फ्लक्स बताओ कह रहा है, फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर मैं इसका छोटा सा अगर एक एरिया वेक्टर ले लेता हूँ, तो एरिया वेक्टर भी तो बाहरी की ओर होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या जानते हैं, देखो यूज गॉस लॉ। हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं हम, क्या फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए और क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओपन करो तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, ई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ई ए ये कितना आ जाएगा, ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, और स्फीयर है तो ये रेडियस है, जितनी रेडियस होगी उतना ही क्या होगा, आर इक्वल टू ए होगा यहाँ पर, क्योंकि सरफेस तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ आर इक्वल टू ए होगा। ठीक है, स्फीयर के केस में जितनी रेडियस होगा उतना ही पॉइंट ए भी होगा, तो हमको यहाँ आर इक्वल टू ए पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ई कैसे वेरी कर रहा है, देखो ई कैसे वेरी कर रहा है, कैपिटल ए इंटू आर। तो कैपिटल ए इंटू आर इन द प्लेस ऑफ आर वी पुट ए इक्वल टू क्या, ये तो ए हो जाएगा। एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह ए पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हम सिर्फ चार्ज कितना इंक्लोज है इसके अंदर, ये कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और ए क्यूब आ जाएगा। ये इतना, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए क्यूब, जो कि क्या है, ये तो ये है नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए क्यूब। तो इस तरीके से तुमने करेक्ट आंसर की ओर मूव करना। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन देखो, गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गॉस लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो 2015 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, नाउ 2016 में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, 2016 में एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है। ठीक है, इट एक्सपीरियंस टॉर्क भी दे रखा है और चार्ज पूछ रहा है, लेंथ दे, कुछ इस तरीके की कहानी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमको ये डायपोल दे रखा है। ठीक है ना, इस तरीके की, ये एंगल दे रखा है 30, एंगल भी दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें। हमको पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है। अब P क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। हमको यहाँ P की वैल्यू तो देनी है, पर चार्ज और डायपोल लेंथ दे रखी है, क्या मैं इसको Q इंटू 2L से रिप्लेस कर दूं, ये आ जाएगा E साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो Q हमको कितना गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। Q कितना, Q हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार्ज हमको फाइंड, अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, Q अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन क्या आ जाएगा, 2L E साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से Q निकालेंगे तो टाउ अपॉन 2L E साइन थीटा। अब टाउ कितना दे रखा है, 4 न्यूटन मीटर दे रखा है, टाउ की जगह 4। इस पूरा 2L डायपोल लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मस्ट यू कन्वर्ट मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 करेंगे। ये तो डायपोल लेंथ। E हमको कितना गिवन है, E हमको गिवन कितना है, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ हमको E भी गिवन है, और साइन कितना है 30। ठीक है, साइन 30, तो साइन 30 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये 2 से
2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 बार, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, और ये -10⁻³ और ऊपर जाके -3 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ कूलाम, या इसको हम थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं 2 मिली कूलाम, 2 मिली कूलाम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हैं उस फॉर्म में हम लिखते हैं। देखो मिली और माइक्रो के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2016 में भी देखो इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस जिसको आता है फटाफट कर लेगा। ठीक है, तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ देखो 2016 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, AIPMT 2016 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक और क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा गया, 2016 में ही हमसे पूछा गया। क्या कह रहा है, देखो सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, ठीक हो गया, वन ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और अदर प्रोटॉन का चार्ज इतना है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, देखो ये 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, हमने क्या कर रखा है, देखो ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं इनको हमने क्या रखा है, कुछ डिस्टेंस पर रखा है। मच गए, ये ठीक हो गया, डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर दे रखा है। तो अब होगा, देखो इन दोनों का मास m होगा, इन दोनों का मास m होगा। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम मतलब क्या होता है, 1H1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, ये क्या होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन पर चार्ज हमको दे रखा है E प्लस डेल्टा E गिवन है। ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -E हमको गिवन है। हमको पहले चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज ऑन हाइड्रोजन आ गया, डेल्टा E आ गया। ठीक है, चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कितना आ गया, डेल्टा E आ गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब देखो होगा क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन दोनों में ऐसा लगेगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये दोनों अट्रैक्शन का है। बट देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव, सेम नेचर के हैं, तो इनमें क्या लगेगा, रिपल्सिव ऐसा लगेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से क्या लगेगा, ऐसा रिपल्सन की वजह से हो। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर पूछने के लिए देखो हम ऐसा कर दें, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम फिगर से देख पा रहे हो किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे K Q1 Q2, कूलाम्स लॉ लगाओ, Q1 भी डेल्टा E है, Q2 भी ये है, तो K1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा E का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर बोल रहा है तो ये D का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G M1 M2, दोनों सेम है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो हमसे रेशियो पूछ रहा है इसका, देन डेल्टा ई की वैल्यू पूछ रहा है कि डेल्टा ई का ऑर्डर बताओ, कह रहा है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हमसे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई पूछ रहा है, तो डेल्टा ई अगर हमसे पूछ रहा है तो जी एम स्क्वायर बाई के हो जाएगा। ठीक है, जी एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एम को बाहर निकाल लो और ये जी बाई के हो जाएगा। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे, जी की एम तो एम हमको गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अगर इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो डेल्टा ई का जो ऑर्डर है देखो कैसा आ जाता है, डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमको तो सिर्फ पावर गिवन है ना, हमको सिर्फ पावर गिवन है। देखो पावर कितना है यहाँ पर, ये 10⁻⁻27 है, मैं सिर्फ पावर को इक्वेट कर रहा हूँ। और जी की कितनी होती है बताओ, जी की कितनी होती है 10⁻⁻11 होती है, और के की कितनी होती है 10⁻9 होती है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 9 20, ये आ जाएगा -20,
और -20 बाहर आके क्या बन जाएगा बताओ, ये -10 बन जाएगा और -27 और -10 -37। तो जो डेल्टा ई जो डेल्टा ई का ऑर्डर आ रहा है, जो डेल्टा ई का ऑर्डर आ रहा है वो किस ऑर्डर का आ रहा है, 10⁻37 ऑर्डर का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है हमको पावर के टर्म्स में करना है। तो अगर पूरी कैलकुलेशन भी करनी है तो आप पूरी वैल्यूज रख के इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमको तो सिर्फ बताना है कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, 10⁻⁻37 कूलम। 10⁻⁻ कितना, -37 क्या होगा, कूलम होने वाला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ चार्ज निकालना पड़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा तो बात बन जाने वाली है। अब देखो इसके बाद क्या है, अ हॉलो, ये क्या है, अ हॉलो मेटल स्फीयर है। हॉलो कहने का मतलब समझ जाना चाहिए कि जो कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूँ, एक हॉलो है। देखो अगर हम हॉलो की बात कर रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस r है। हॉलो मतलब ये स्फेरिकल सेल है और चार्ज इसके सरफेस में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है बताओ, KQ/r² होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या होता है, KQ/r = R हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या आता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है ना, तो अब यहां से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हमसे पूछ रहा है। देखो ये आ जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, इंक्रीजेस। ठीक है, 0 जी, ये भी पॉसिबल नहीं है, सेकंड वाला केस। ठीक है, 0 r इंक्रीजेस फॉर ये, मतलब r अंदर तो 0 होता है, ये पॉइंट अंदर आ गया। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 0 as r इंक्रीजेस, तो ये r लेस देन, इसका मतलब समझ पा रहे हो, r लेस देन कहने का मतलब r लेस देन है कैपिटल R से, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट कहाँ बात हो रही है, आउटसाइड के बारे में बात हो रही है। पॉइंट आउटसाइड के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये 25 क्वेश्चन, इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको पार्ट थर्ड में इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पार्ट थर्ड में इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, फर्दर खुद से भी सॉल्व करते हुए देखना है, फर्दर खुद सॉल्व भी करो। ठीक हो गया, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्या कर पाएंगे, उतने अच्छे से क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।